हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमने पढ़ा वो पढ़ा पॉइंट चार्ज एंड सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ट्रैक को चेंज कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है पहले हम इसको समझेंगे, और उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। तो continuous charge distribution, there's a three type of charge distributions: linear charge distributions, surface charge distribution, and volumetric charge distributions. So first one is line charge distributions. So line charge नाम से समझ में आ रहा है line. If a charge is distributed over a line, okay, point charge में तो particular point पर charge होगा, लेकिन यहाँ पर charge पूरा लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जैसे डायग्राम में भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड along a one dimensional curve or a line. Okay, it is a चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन along a one dimensional curve or a line. जैसे ये लाइन है, इस पर चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। यहाँ पर सर्कल है, सर्कल भी क्या होगा, लाइन ही होगा, तो ये भी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो हम यहाँ पर इसके लिए डिफाइन करेंगे इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसके फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू dq by dl। अगर हम इनफाइनाइटली स्मॉल पार्ट के कंसीडर करते हैं dq by dl लेंगे, और यहाँ पर अगर हम टोटल चार्ज के लिए निकालते हैं, टोटल लेंथ के लिए निकालते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू q by l हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। वैसे ही अगर आपको लैम्डा मालूम हो और आपको बोले पता उसका टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम इस फार्मूले की हेल्प से निकालेंगे। dq इक्वल टू लैम्डा dl, तो q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dl। तो यहाँ पर हम अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको मालूम है और लेंथ मालूम है, तो हम टोटल चार्ज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो सर्कल की बात करें, तो सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, q अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, q अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ यहाँ पर क्या होगी 2 पाई आर। ओके, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लाइन चार्ज डेंसिटी। ओके, अब सेकंड इसमें होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होगा, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी में जो चार्ज होगा वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे एक प्लेन शीट है, उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर गया। एक मान लो कि स्फेरिकल शेल है, उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर गया। ठीक है, कंडक्टिंग होलो या सॉलिड स्फीयर है, तो उस पर भी सरफेस पर ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, सरफेस पर पूरा चार्ज फैला हुआ है। तो एग्जांपल के बता दें, कंडक्टिंग स्फीयर एंड शीट। इसमें हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq by ds, dq by ds। ds यहाँ पर क्या है, उसका सरफेस एरिया। ठीक है, और अगर टोटल चार्ज और सब टोटल सरफेस की बात करूँ तो फार्मूला क्या बन जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन सरफेस एरिया q by a। ठीक है, और q निकालने के लिए सिग्मा इंटू कर देंगे, यूनिट होगी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। और अगर हमको ds दिया हुआ तो सिग्मा दिया हुआ, तो इंटीग्रेशन की हेल्प से हम इसमें टोटल चार्ज भी यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होगा सरफेस चार्ज। सरफेस में याद क्या रखना है, सरफेस में जो चार्ज होता है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंडक्टिंग स्फीयर, प्लेन शीट, ये आपको अभी ये सब एप्लीकेशंस आपको बाद में पढ़ने को मिलेंगे। थर्ड वन हमारा जो है वो है वॉल्यूम चार्ज। नाम से समझ में आ रहा है, वॉल्यूम मतलब पूरे वॉल्यूम पर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अंदर बाहर सब दूर। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है उसमें ही वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द होल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इसलिए इसमें यहाँ पर हम जो चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होती है रो। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर रो हो गई, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू बाई डेल वी। ओके, और वी यहाँ पर होगा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी, यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। ये तीनों जो चार्ज डेंसिटीज है इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो चार्ज डेंसिटीज की हेल्प से हम टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं।
यही हम आगे जो एप्लीकेशन पार्ट होंगे उसमें हम पढ़ेंगे, किससे हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो उसमें इन जो चार्ज डेंसिटीज है इनकी हेल्प से हम उसका टोटल चार्ज फाइंड आउट करना हमें आना चाहिए। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एरिया वेक्टर। एक्चुअली एरिया को तो हम स्केलर मानते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस ऐसी होती हैं फिजिक्स में जहाँ पर कि हमें एरिया की डायरेक्शन ही निकालना पड़ती है और उसको हम वहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम कर लेते हैं। तो इन मेनी केसेस वी नीड to know not only the magnitude of the surface area but also its direction. Okay, तो यहाँ पर हम फिर से मैं शेयर कर लेता हूँ एक मिनट। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो एरिया होता है, एरिया में केवल उसकी जो एरिया में केवल उसके मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता है, हमें उसका डायरेक्शन भी मालूम होना चाहिए। यहाँ पर उसकी डायरेक्शन भी हमें मालूम होना चाहिए। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया वेक्टर को डिफाइन करेंगे। तो क्या होगा एरिया वेक्टर? इन मेनी केसेस वी नीड टू नो not only the magnitude of the surface area but also its direction. Okay, the direction of a planar area vector is specified by the normal to the plane. जो भी प्लेन सरफेस होगी उसके परपेंडिकुलर जो नॉर्मल होता है उस पे ही उसका एरिया वेक्टर होता है। जैसे आप मुझे भी देखिए थोड़ा सा यहाँ पर, ये अगर एक मान लो कि एक डायरी है मेरे पास, तो ये इसका एरिया हो गया, ठीक है। तो इस एरिया के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी यहाँ पर, ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये पेन जो डायरेक्शन बता रहा है ये ऊपर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगा। जिससे इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, मान लो मैं इस तरफ रोटेट कर रहा हूँ तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपकी तरफ चलेगी। अगर मेरी तरफ रोटेट कर रहा हूँ तो मेरी तरफ चली जाएगी। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ द प्लेनर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन का, ठीक है। इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूँ कि ये ds इसका एरिया है तो n कैप इसकी डायरेक्शन है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ds n कैप से। तो एरिया वेक्टर मतलब एरिया का जो मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या लेंगे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन लेंगे। इतना ही हमको समझना है, ठीक है। चलिए सेकंड, अब इसमें टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रिक लाइंस है। हमें तो मालूम है कि किसी भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हुए तो इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड is basically a measure of total number of lines of forces passing normally through the surface. Okay, so total number of lines passing through the surface. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत मालूम होना चाहिए। The electric field linked with any surface in an electric field is basically a measure of total number of lines of forces passing normally through the surface. Perpendicular to surface जितनी भी lines perpendicular pass होगी, that is equal to the electric flux. Okay, so that electric flux is represented by phi. Okay, and the electric flux through an area ds is defined as the E dot ds. So it is the mathematical formula for the electric flux, del phi equal to E dot ds. Okay, अगर स्मॉल एरिया ds के लिए हम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें del phi निकालना पड़ेगा। That is the, इसे बताता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए प्लेन सरफेस है यहाँ पर और इसमें से बहुत सारे लाइंस पास होगी, तो छोटा सा एरिया हमने कंसीडर करेंगे ds। तो इस ds के लिए डी फाई निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो डी फाई इक्वल टू हो जाएगा E डॉट ds और डेल फाई इक्वल टू, क्योंकि दोनों का यहाँ पर क्या हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एन एरिया ds इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ फील्ड, ओके, एरिया एंड फील्ड, ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज द डेल फाई इक्वल टू E ds। यहाँ पर आप देखिए, तो इसमें हम डायग्राम नीचे में डायग्राम भी बना रखा है, डायग्राम से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर तो अगर मुझे कंप्लीटली निकालना है तो क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ईडीएस कॉस थीटा। ये देखो डायग्राम,
ये जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स है और इस इलेक्ट्रिक लाइन्स में ये एरिया वेक्टर है यहाँ पर। तो इस एरिया वेक्टर के अगर मान लो कि मुझे एक छोटे से पार्ट का ये फ्लक्स निकालना है, इसमें समझ लो थोड़ा सा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। डी फाई क्या होता है, फाई क्या होता है। अगर मान लो एक छोटा सा एरिया है ये, और इसके लिए फ्लक्स निकालना है, इसके लिए ही फ्लक्स निकालना है, तो मैं यहाँ पर कंसीडर करूंगा डी फाई, और ये हो जाएगा डी एस। लेकिन मुझे कंप्लीट सरफेस के लिए निकालना है, तो फिर मैं इसको फाई इक्वल टू जो ये फार्मूला है मेरे पास, ई ए, फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस एरिया ऑफ ए। अगर टोटल एरिया इसका ए है तो फिर मेरा फार्मूला क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और अगर मुझे सरफेस एरिया मालूम नहीं है, मुझे सरफेस एरिया एग्जैक्ट सरफेस एरिया मालूम नहीं है, तो मैं फिर इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा मुझे। फिर मुझे यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ई डी एस कॉस थीटा करके, फिर मुझे फाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आ सकती है। आपको सरफेस एरिया डिफाइन किया हुआ तो ये बहुत इजीली निकल जाएगा, नहीं तो फिर इंटीग्रेशन करके आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू देखो यहाँ पर फाई इक्वल टू ई कॉस थीटा, ये थीटा पर डिपेंडेंट है। और थीटा क्या है, थीटा है यहाँ पर डायरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, जैसे यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। अगर यहाँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो ये मैक्सिमम फ्लक्स पास कराएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 मतलब 1 होता है ना, तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा, ये फाइव मैक्स इक्वल टू ई है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर एन के और ई दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा। इस प्लेन सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर पास नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें यूनिट क्या होगी। यूनिट आप निकाल सकते हो, डायमेंशन फार्मूला भी आप निकाल सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब कुछ और इसके हम कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक्चुअल में तो स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, बट यहाँ पर फिर भी हम फ्लक्स की डायरेक्शन को यहाँ पर एज्यूम करेंगे। तो क्लोज फॉर क्लोज बॉडी आउटवर्ड फ्लक्स, अगर किसी क्लोज बॉडी से आउटवर्ड फ्लक्स बाहर फ्लक्स निकल रहा है तो वो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, एंड द टूवर्ड इनवर्ड फ्लक्स जो होगा, जो अंदर की ओर फ्लक्स आ रहा है, वो हम नेगेटिव कंसीडर यहाँ पर करेंगे। इसका जो इसकी जो डायरेक्शन से वो याद रखना है हमें कि आउटवर्ड होगा यहाँ पर पॉजिटिव और इनवर्ड होगा इसका साइन। इसको हम डायरेक्शन नहीं कहेंगे, एक्चुअली इसको हम साइन कन्वेंशन बोलते हैं, साइन कन्वेंशन कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसको आउटवर्ड को पॉजिटिव, इनवर्ड को नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, चलिए, अब मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत ही सीबीएसई में बार बार पूछा गया न्यूमेरिकल है, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो इससे आपको कंसेप्ट समझना है। जैसे यहाँ पर है कि कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 3 into 10 to the power 3 IK। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस के अलावा है, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर। तो अब एक स्क्वायर सरफेस है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी है, अब उससे हमको निकालना है कि इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास है। तो उसमें अलग अलग दो केसेस हैं कि इट्स प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन, है ना। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि वाईजेड प्लेन क्या होता है, अच्छी नहीं मालूम है तो मैं इसके लिए डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम देखते हैं इसका। देखिए, ये एक्स प्लेन है गया, ये वाई प्लेन हो गया और जेड प्लेन। तो जो हमारा जो प्लेन है, जो जो यहाँ पर हम शीट बन ले रहे हैं, वो हम एक्चुअल में यहाँ रख रहे हैं। ये जो एरिया ये इस पोजीशन पे रखी जा रही है, इस पोजीशन पे इस तरीके से रखी जा रही है वो। तो इसको जो क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन का है एक्स एक्सिस पर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको पूरा पास करेगा। तो यहाँ पर ये ई और ए दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। जब इस प्लेन एक्स वाई प्लेन पर अगर एक्स सॉरी वाई जेड प्लेन पर सीट है, तो यहाँ पर ए और ई की डायरेक्शन सेम होगी, मतलब थीटा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, और ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 into 10 to the power 3, ए की वैल्यू 10 to the power 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 10 into 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला क्या बनेगा, 5 = E है।
तो कॉस की कॉस्ट 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल देंगे, आंसर आएगा 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर, ठीक है। अब हम अगर बात करें सेकंड पार्ट की, कि द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक अ 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। जो नॉर्मल है इसका प्लेन का नॉर्मल, वो 60 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस के साथ में बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ में 60 डिग्री एंगल बना, तो उसका फार्मूला फिर उसमें क्या होगा ये देखो। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा में वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये आंसर निकाल देंगे। तो दोनों चीजें देख ली हमने, थीटा इक्वल टू 0 में क्या होगा, 60 डिग्री में क्या होगा। ये हमारे हमें अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे निकालते हैं, फाई इक्वल टू ये कॉस थीटा से निकाल लेते हैं, या फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा से निकालेंगे। डिपेंड करेगा कि जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल, ठीक है। आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा तो पॉजिटिव लेना है, इनवर्ड फ्लक्स जो है उसको हमें नेगेटिव लेना है। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट इसमें लेक्चर होगा वो होगा गॉस थ्योरम। तो मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ, मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ ताकि जिसको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लेक्चर भी पढ़ना है तो वो उसी को केवल पढ़ सके, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इन तीनों को हमने समझ लिया। अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें हम समझने वाले हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा,